लीज अरेंजमेंट होता क्या है? एग्जाम्पल, एक पार्टी ए है, एक एंटिटी ए है। ओके, एग्जाम्पल एंटिटी ए के पास में एक असेट है। एंटिटी ए ने एंटिटी बी को, पार्टी बी को वो असेट यूज करने का राइट दिया। एंटिटी बी को वो असेट को यूज करना था, तो ये राइट दिया। सो एंटिटी ए प्रोवाइड्स राइट ऑफ यूज। Entity A provides right of use to entity B. Entity A is owner of the asset, whereas entity B is user of the asset. एग्जाम्पल मानते हैं कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक बिल्डिंग यूज करने के लिए दी, प्रोवाइड्स राइट ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग। अब एंटिटी बी इस बिल्डिंग को अपने ऑफिस के लिए काम ले सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वेयर हाउस बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आगे सब लीज कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस है इस बिल्डिंग को यूज करने के। ओके, सो यूजर ऑफ द एसेट कौन है? एंटिटी बी। और ओनर ऑफ द एसेट कौन है? एंटिटी ए। एंटिटी ए अगर प्रोवाइड करता है राइट टू यूज, तो ये कहलाता है आर ओ यू असेट। ये कहलाएगा आर ओ यू असेट। और इसके बदले में एंटिटी बी प्रॉमिस करता है कि एंटिटी, आप फिक्र मत करो, हम आपको प्रॉमिस टू पे पीरियोडिकल पेमेंट्स, प्रॉमिस टू पे पीरियोडिकल पेमेंट्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, साल में 2 बार, मतलब बाई एनुअली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। हमने बोला प्रोवाइडर ऑफ आरओयू असेट इज नोन एज लेसर। Provider of ROU asset is known as lessor, and user of ROU asset is known as lessee. जल्दी से क्विक थम्स अप देंगे कि हमें समझ आता है। Owner of the asset, provider of ROU asset will be known as lessor. User of the asset, the entity which is receiving ROU asset will be known as lessee. आपको केस स्टडी दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा केस पढ़कर कि कौन तो लेसर है, कौन लेसी है, तभी आप करेक्ट अकाउंटिंग कर पाएंगे। अच्छा, जब IFRS 16 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब लेसी को अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करने की परमिशन नहीं थी। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस आरओयू असेट को नहीं मेंशन कर सकते थे, अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में एज अ डिस्क्लोजर प्रेजेंट करना पड़ता था। ओके, बट आईएफआरएस 16 के बाद में, आईएफआरएस 16 के बाद में एंटिटी को, एंटिटी बी को, लेसी को ये परमिशन है कि वो आरओयू असेट, दैट इज राइट ऑफ यूज असेट, और लीज लाइबिलिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। ये अब ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है। क्विकली समझाते हैं। अर्लियर अर्लियर लेसी was not allowed to record leased asset and lease liability in books of account, in balance sheet. इसे आप कह सकते हैं ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम कहा जाता था। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते थे। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, only disclosures provided, only disclosures provided. Okay, after introduction of IFRS 16, after introduction of IFRS 16, now
लेसी कैन रिकॉर्ड, अगर हम बैलेंस शीट का एक रेफरेंस लें, अगर हम बैलेंस शीट का रेफरेंस लें, मान लेते हैं ये आपकी क्रेडिट साइड है, मान लेते हैं डेबिट साइड है, तो अब लेसी को अलाउड है कि वो ROU असेट रिकॉर्ड करे अपनी बैलेंस शीट में और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करे अपनी बैलेंस शीट में। ओके, कैन रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मेरा क्विक थम्स अप, हमें समझ आती है ये बात? जल्दी से कंफर्म करेंगे कि पहले लीज लायबिलिटी और लीज असेट को ऑफ बैलेंस शीट आइटम माना जाता था, सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते थे। IFRS 16 के इंट्रोडक्शन के बाद में ROU असेट और लीज लायबिलिटी की तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। समझेंगे ROU असेट क्या है, लीज लायबिलिटी क्या है, पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, पहले इशू क्या था कि वर नॉट प्रेजेंटेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे वर रिकॉर्डेड एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम। बाद में क्या हुआ कि लेसी कैन रिकॉर्ड, मस्ट रिकॉर्ड ROU असेट एंड लीज लायबिलिटी इन द बुक्स। अब इधर तक ही पढ़ेंगे। विद अ टर्म मोर देन 12 मंथ्स और अंडरलाइंग असेट इज लो वैल्यू, इसे आप एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। हम आगे जाके जब ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के बारे में समझेंगे और एग्जाम्पशन के बारे में समझेंगे तब हम इसे और डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझिए कि IFRS 16 के बाद में लेसी इज नाउ अलाउड टू रिकॉर्ड ROU असेट एंड लीज लायबिलिटी। कुछ डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। एक एक पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक एक पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इधर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज इफ देयर इज आइडेंटिफाइबल असेट। दिपेश, हमने अभी IFRS 16 शुरू किया है, डेफिनेशंस देख रहे हैं। ओके, आइडेंटिफाइबल असेट, आइडेंटिफाइबल असेट मतलब असेट मेंशन्ड होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, कुरियर का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ओके, मान लेते हैं इनके पास 10 वॉल्वो, 20 इनोवा, 30 ट्रक, ओके, ऐसे बहुत सारी व्हीकल्स हैं। मान लेते हैं इनके पास बहुत सारे व्हीकल्स है। डू यू अग्री कि अगर व्हीकल्स होंगे तो उनका एक सेपरेट नंबर होता है, करेक्ट? हर एक का एक नंबर होगा। डू यू अग्री? उनका हर एक का एक नंबर होता है, करेक्ट? टेल मी यस और नो। रागेश्वरी, हम IFRS 16 पढ़ रहे हैं, हमने अभी शुरुआत की है, डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 मिनट में अगर नहीं समझ आता तो पूछेंगे। गुड गुड, एवरीबडी, डू यू अग्री दैट कभी भी अगर एक बिजनेस है और उसके पास बहुत सारे व्हीकल्स है, हर एक व्हीकल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, नंबर प्लेट होती है, करेक्ट? Give me a quick thumbs up. Do you agree, everybody? Okay. तो हम कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जाम्पल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और इन्होंने दूसरी एक एंटिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। एंटिटी एंटिटी बी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, ठीक है, टूर ऑपरेटर है, और बोलते हैं ठीक है यार, आप मुझे ना अपने 2 इनोवा कार्स दे देना, ठीक है, लीज पर दे दो आप। अब अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी ROU असेट प्रोवाइड करती है, ओके, प्रोवाइड्स राइट ऑफ यूज, अगर अगर असेट का राइट ऑफ यूज प्रोवाइड करती है, हम बोलते हैं वो असेट मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफाइड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड होना चाहिए कि कौन सी वाली असेट के लिए लीज किया गया है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एंटिटी बी को ऐसा बोला जाए कि एंटिटी बी आप क्यों चिंता करते हो, हमारे पास 50 वॉल्वो है, हमारे पास 50 इनोवा है, आप जब आओगे जो भी अवेलेबल होगी आप लेकर चले जाना।
प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आइडेंटिफाइड असेट नहीं है, अगर असेट स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, ओके, स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम बोलेंगे आइडेंटिफाइड असेट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में देयर हैज टू बी आइडेंटिफाइड असेट। ओके, एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उन्होंने बताया कि भाई RJXX4583 आपकी हुई, और एग्जाम्पल मेरे को अच्छे से नहीं पता, ठीक है, मान लो एक बार के लिए MP2283 जो भी है आपकी नंबर प्लेट, ऐसे बोला कि ये 2 कार्स आपकी हुई, आप अपने पास रखना, अपने हिसाब से चलाना, आपको जब चाहिए जब ऑपरेट करना, जब आपको चाहिए अब मत ऑपरेट करना, आपकी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल नॉट यूज योर कार्स। ठीक है, समझ आता है? आइडेंटिफाइड असेट समझ आता है एवरीबडी? क्विकली कंफर्म कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए असेट, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए असेट। ऐसा नहीं है कि एंटिटी बी को बोल दिया अरे बहुत सारी कार्स खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब मर्जी हो एज पर दी अवेलेबिलिटी आप कोई सी भी ले जा सकते हो, नहीं। इसके बाद में एक और छोटा सा आता है कि हम डेफिनेशन के साथ साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू कंट्रोल। मतलब जो लेसी है, जो जो यूजर ऑफ असेट है, उसके पास होना चाहिए राइट टू कंट्रोल। इसका मतलब लेसी डिसाइड करेगा कि ये कार कहाँ कहाँ ऑपरेट होगी, कब कब ऑपरेट होगी, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, क्या फेयर प्राइसेस रहेंगे, क्या डिस्काउंट रहेंगे, क्या ऑनलाइन ऐड चलेगी या नहीं चलेगी, एग्जाम्पल एटसेट्रा। मतलब इसके रिलेटेड, इसके यूज से रिलेटेड कौन इसका ड्राइवर होगा, क्या आप अपने कस्टमर्स को ड्राइव करने के लिए देंगे या विथ ड्राइवर ही देंगे, कौन से रूट्स पर चलेगी, क्या फेयर प्राइस होगा, एटसेट्रा। ये सब अगर लेसी डिसाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि लेसी के पास राइट टू कंट्रोल है। इसका मतलब 2 चीजें, एक तो लेसी के पास में 2 चीजें हैं। फर्स्ट कि इसे यूज करने से जो भी बेनिफिट आएगा, जो भी रुपए आएंगे, जो भी इनकम आएगी, वो लेसी के पास ही फ्लो करेगी। एग्जाम्पल, अगर ये RJXX4583 को चलाने से एग्जाम्पल अगर 5,000 रुपए मिले, तो 5,000 रुपए लेसी के ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाकर वापस लेसर को रीइम्बर्स कर देगा, वापस लौटाना नहीं है, इनका खुद का ही है। अगर लॉस हुआ 5,000 का तो भी इनका ही लॉस है, प्रॉफिट हुआ तो भी इनका ही लॉस है। ओके, सो विल से इकोनॉमिक बेनिफिट substantially all economic benefits substantially all economic benefits from use of asset को यूज करने से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं शुड फ्लो टू लेसी, लेसी को मिलने चाहिए वो प्रॉफिट्स। और सेकंड है कि लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट द यूज। ओके, कौन यूज करेगा सेट, किसके पास एक्सेस होगा, चाबियां किधर रखी जाएगी, पेट्रोल कौन भरेगा, तो कितने सारे डिसीजंस होंगे इससे रिलेटेड, फेयर प्राइस कितना चार्ज करेंगे, कौन से रूट्स पर चलेगी, ये सब अगर लेसी डिसाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे लेसी के पास में राइट टू कंट्रोल है। डेफिनेशन की तरफ फिर से चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स अ लीज इफ देयर इज आइडेंटिफाइबल एसेट, मेंशन्ड है एसेट कॉन्ट्रैक्ट में, राइट टू कंट्रोल है, ओके, द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली लीज टर्म एक पीरियड के लिए होगी। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कोल माइन है, कोल माइन की यूजफुल लाइफ है एग्जाम्पल 100 ईयर्स, 100 साल तक आप इसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोल माइन है। पर हो सकता है गवर्नमेंट ने इसे लीज के लिए दिया, ओके, लीज्ड टू कंपनी एक्स फॉर 15 years,
एवरीबडी टेल मी यस और नो, मुझे बताएंगे क्या ऐसा हो सकता है कि कोल माइन की लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, यूजफुल लाइफ है 100 years, पर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ के लिए क्या लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? टेल मी यस और नो। करेक्ट, ओके, वेरी गुड, गुड। ऐसा हो सकता है, कंपनी गवर्नमेंट की मर्जी है, वो हो सकता है इन 100 सालों में 10 कंपनीज को लीज का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठीक है, बदल बदल कर टेंडर्स लेते हैं वैसे भी। ओके, सो हम बोल रहे हैं लीज टर्म और यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और लीज टर्म ऑफ द एसेट डिफरेंट हो सकता है। तो हम बात करेंगे अब जनरली, ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस अलग केस है, पर जनरली जो लेसी है उसका हक कहां तक है? 15 साल तक। 15 साल में जैसे ही लीज टर्म एंड होगा, उसे अपनी राइट्स को हैंड ओवर करना होगा, करेक्ट, और उसके बाद में कोई भी बेनिफिट्स डिराइव नहीं कर सकते। तो हम बोल रहे हैं कि राइट टू कंट्रोल है बाय यूजिंग द आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द लीज टर्म इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इसके बदले में लेसी लीज पेमेंट्स करेगा। अब कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन है, कुछ तो लीज पोर्शन है और कुछ लीज पोर्शन नहीं है, आप सेग्रीगेट करेंगे, जो लीज पोर्शन नहीं है उसे अलग से रिकॉर्ड करेंगे और जो लीज पोर्शन है उसे IFRS 16 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेट कर सेपरेट अकाउंटिंग की जाएगी। बात आती है व्हाट इज अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट वो असेट है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल, हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग के लिए कर रहे थे, तो बिल्डिंग अंडरलाइंग असेट है। हम आगे 2 इनोवा कार्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमने बोला कि 2 इनोवा कार्स आपकी अंडरलाइंग असेट है। यहाँ पर आप कोल माइन के एक्सेस के लिए रिकॉर्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये कोल माइन आपकी अंडरलाइंग असेट है। व्हाट इज अंडरलाइंग असेट? इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, वो असेट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। Give me a quick concept. Are we clear? Underlying asset and lease term. Lease. Anybody any doubt? Good, good, good. Anybody any doubt? Okay. Next, elements of lease. कब हम मानेंगे कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है जब उस पे राइट टू कंट्रोल होगा विथ लेसी। लेसी के पास में राइट टू कंट्रोल है, वो डिसाइड कर रहा है यूज ऑफ द एसेट, व्हेन, हु, हाउ, एटसेट्रा। आइडेंटिफाइड एसेट है मतलब मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट है, मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट है, और पीरियड ऑफ यूज मतलब आप बोल सकते हैं लीज टर्म। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।